अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मुज़ाकरात का तीसरा राउंड और पीटीआई के मुताबिक ये तीसरी मुलाकात या तीसरा राउंड, इससे बात अब आगे नहीं जाएगी। यहीं पर फैसला होना है मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। अगर हम इससे पहले माजी के तजुर्बात की रोशनी में बात करें तो इससे पहले तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते रहे। मुझे याद है 2014 में भी कोशिश की गई थी मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, जब पीटीआई का और पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना था, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी कई मरतबा मुज़ाकरात की बात होती रही है, लेकिन मुज़ाकरात से कुछ हासिल वसूल नहीं होता रहा। और इन मुज़ाकरात के होने से पहले भी सब यही कह रहे थे, सबकी ये राय थी, चाहे किसी का ताल्लुक सियासत से हो या ना हो, एक आम समझने की बात है। ये कहते थे कि जी बैठ तो गए हैं लेकिन इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। पीटीआई की तरफ से जो मुतालबा है वो यही है कि 14 मई से पहले कौमी असम्बली और साथ में 2 सूबाई असम्बली हैं जिसमें बलूचिस्तान और सिंध की असम्बली शामिल है, उनको तहलील किया जाए। और दूसरी तरफ पीडीएम का ये कहना है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ, यानी कि 14 मई से पहले अगर असम्बलियां तहलील ना की गई, तो फिर 14 मई को जो इंतखाबात होने हैं पंजाब में वो अपनी तारीख पर होने चाहिए और हम इसके अलावा और किसी भी तरह से किसी भी टॉक्स में नहीं जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि 14 मई को तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तैयारी ही मुकम्मल नहीं है। तो अब क्या होगा? एक तरफ नज़र है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जी सुप्रीम कोर्ट में से क्या कुछ ऐसा हुक्मनामा जारी हो जाए, क्योंकि कल रात इशाइये पे बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को, और इतलात के मुताबिक 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की थी। काजी फाइज ईसा साहब ने इसमें शिरकत नहीं की थी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार नासिर चुताई साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार शहजाद अनवर फारूकी साहब ने। फारूकी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सलमान आबिद साहब, जैसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे, आ चुके हैं, बस माइक लगने की देर है और उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। सबसे पहले नासिर चुताई साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या मुज़ाकरात से आपको कोई तवक्को है कि बात बन जाएगी और मुल्क के वसी तर मफाद में कोई फैसला सामने आएगा? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई उम्मीद नहीं, ना पहले थी ना अब है। जब मुज़ाकरात शुरू हुए उस वक्त मुझे हंसी आई थी बहुत ठीक ठाक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर असम्बली में कह रहे थे कि इंतखाबात, अगर हमने 12 तारीख को पार्लियामेंट तोड़ी, कौमी असम्बली तोड़ी, तो अगस्त पे नवंबर में होंगे। अगर हमने 13 को असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर अक्टूबर में हो जाएंगे। और साथ ही साथ इमरान खान कह रहे थे कि हम 14 मई से आगे नहीं जाएंगे, और हम ये कह रहे थे अप्रैल में कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, और अदालत कुछ और कह रही थी, ज़ाहिर अदालत का हुक्म था। अब मसला ये है कि आप जब भी मुज़ाकरात किसी के कहने पर करेंगे, किसी के ख्वाहिश पे करेंगे, किसी की तमन्ना पूरी करने के लिए करेंगे, तो वो नाकाम होंगे। मेरे आप सबको पता होगा, सब हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, सबसे बड़े मुज़ाकरात इस दौर हमारे पाकिस्तान में। सर ये भी वाज़े कर दीजिएगा कि ये तमन्ना कहाँ की थी, कहाँ पर पाई जाती है? तमन्ना जुडिशल तमन्ना थी ना ये। अदालत ने कहा था बात करें भाई, बात क्यों नहीं करते आप? सिर्फ अदालत ने? हाँ, अदालत ने कहा तो अदालत में लोग बैठ गए वो तमन्ना पूरी करने के लिए। वो तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन सब भी कहकर बैठे थे कि उनकी डेट्स क्या हैं, और जो 14 मई की डेट थी वो जाहिर कोर्ट ने दी थी, और कोर्ट को अभी आप बकौल आपके ये कहना पड़ा कि तो अब इंतखाबात नहीं हो सकते। अब इसके भी बहुत से अंडे बच्चे होंगे कि क्या होगा, किस तरह होगा। आज सुना है स्पीकर साहब को जवाब चीफ जस्टिस साहब ने नहीं दिया है, रजिस्ट्रार ने दिया है, और कहा कि तमाम रिकॉर्ड लेकर आइए, आप रिकॉर्ड भेजिए आप कौमी असम्बली का। जी, पहले जुबानी कलामी कहा गया, फिर कौमी असम्बली से जवाब आया कि जुबानी कलामी नहीं, तहरीरी तौर पर आप कहिए जो भी कहना है। तो रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया है और उसका जवाब आ जाएगा कि क्या आपका क्या इस्तेकाक है भाई। देखिए, बंद गली की तरफ गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो इंतखाबात, जो मुज़ाकरात हुए PNA और पीपल्स पार्टी के, एक ज़माने में हुए बड़े अच्छे मुज़ाकरात, बहुत खौफनाक कत्लेआम के बाद, खून खराबे के बाद बैठे मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए।
प्रोफेसर गफूर ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और लाइन उसके बाद कट गई। उसके बाद भुट्टो साहब का धड़न तख्ता हो गया। ठीक है, एक मुज़ाकरात ये होते, एक मुज़ाकरात 18वीं 13वीं वाले होते, किसी की ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, उससे पहले नासिर भाई चुताई साहब, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले भी तो मुज़ाकरात थे ना, बैठक थी, बैठ कर तय बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छे मुज़ाकरात थे और बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था, बहुत अच्छा बन गया था। अब उसकी किसने कहा खिलाफ वर्जी की अलग बात है। अब ऐसे कई आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे और उसके लिए अक्ल कहाँ है, ख्वाहिश कहाँ है, इसका मुझे पता नहीं। इन मुज़ाकरात का तो मुझे ये पता था कि पहले ही रोज से ही नाकाम थे। शेख रशीद साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पहले रोज मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कि नाकाम हो गए, नाकाम हो गए, नाकाम हो गए, जो उनका स्टाइल है। और अब वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। तो वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते रहते हैं ये बातें, 4 साल से कह रहे हैं, अगले हफ्ते 15 दिन 20 दिन। तो ये भी एक आर्ट होता है अपने आप को जिंदा रखने का स्क्रीन पर। तो हाँ, हम करते रहते हैं काम उनका, उनको दिखाते रहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब हम एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, चले गए, हम बंद गली में दाखिल हो गए हैं, वहां से वापस निकलेंगे हम या हम जाकर टकराएंगे दरवाजे से, ये एक अलग कहानी है। ठीक है, बंद गली की आपने नासिर भाई चुताई से बात की, फारूकी साहब से मैं पूछना चाहूंगा। फारूकी साहब, ये बंद गली का जो जिक्र कर रहे हैं नासिर भाई चुताई साहब, इस बंद गली से हम कैसे निकल सकते हैं या हमें कोई निकाल सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। बहुत शुक्रिया अली मुमताज। ये अभी नासिर भाई चुताई साहब ने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है, तो मेरे ख्याल में जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत नाफजा। ये जो कुव्वत नाफजा है, इसके बगैर ना तो किसी हुकूमती फैसले का कोई मतलब है और ना ही किसी अदालती फैसले का कोई मतलब है। अब जो बंद गली से निकालने वाली बात है, उसके लिए तो आपको चाहिए भाई, जो अस्करी कुव्वत नाफजा है उसके बगैर तो किसी फैसले का कोई मतलब नहीं है, ना किसी मुज़ाकरात का कोई मतलब है वेरीफाई। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात में गए हैं, ये आप कह रहे हैं कि शायद इतने कोई नहीं होंगे, कारगर साबित नहीं होंगे। मेरा थोड़ा सा इस पे देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लगता ये है कि फ्री कैंप पर बहरहाल कोई ना कोई थोड़ी बहुत कंपल्शन कहीं ना कहीं है। हाँ, वो इसको इत्माम हुज्जत के लिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कल फलां को कोई लिखने वाला जो आज से 100 साल बाद लिखेगा तो वो क्या कहेगा, तो हो सकता है उसकी अशकशोई के लिए वो लिख रहे हो कि हमने बातचीत की कोशिश की थी, या वो वाकई बातचीत करना चाहते हैं, इसको थोड़ा देखने की लिए। पहली बात तो यह है कि जब आईने पाकिस्तान की एक शिक की खिलाफवर्जी हो जाएगी और आप अब 90 दिन से आगे निकल गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर कानूनी तौर पर फौरी तौर पर इसके कोई असरात सामने ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कोई असरात नहीं है। ये असरात आपको झेलने पड़ेंगे, आपको महसूस नहीं हो रहे, लेकिन ये आपको पता चलेगा कि आपका इमरानी मुआहिदा जो है बुनियादी तौर पर शहरी और सियासत था वो खत्म हो गया है या दम तोड़ गया है। तो ये आप इसको इतने ठंडे पेटों उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इसके साथ इस तरह से जिंदगी आगे नहीं चलेगी। सर वैसे फारूकी साहब, क्या कोई जो देखें ये जो सब कर रहे हैं उनकी नजर में तो यही है कि किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे हैं जी क्या फर्क पड़ेगा, देखा जाएगा, अवाम के साथ ये कर दो वो कर दो, क्या इमरानी मुआहिदा, क्या कानून, क्या आइन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चले इसको थोड़ा सा हम तारीख के इसको नजर से देख लेते हैं। अभी चुकाई साहब ने बात की थी PNA के साथ मुज़ाकरात की, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा। तो मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन जीत गए थे और भुट्टो साहब के पास कम सीटें थी, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि आपने बातचीत रास्ता नहीं अपनाया, आपने लिखे हुए आइन की खिलाफ वर्जी की। जितने दिनों के अंदर असेंबली का इजलास बुलाया जाना जरूरी था, जितने दिनों में आपको अपने जो पेशवे इक़्तिदार के सरबराह का आपने इंतखाब करना था, आपने नहीं होने दिया, तो आपने उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस देखे भी और भुगते भी। तो ये नहीं हो सकता कि ये सारा कुछ जो है वो अननोटिस चला जाएगा। एटलीस्ट हिस्ट्री की नजर से मैं ये देखता हूँ तो मुझे लगता ही है कि इसके कोई ना कोई असर जरूर होंगे। पहली बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मसलन खुद जो ब्रदर जजेस बैठे हुए हैं आपस में, उनमें से बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसे केस में हाथ नहीं डालना चाहिए था जिसमें वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कराते। मेरी नजर में
हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के जूतों में पांव रखने की जरूरत है, जरा उनकी पोजीशन में आने की जरूरत है कि आप क्या छोड़ के जाएंगे अपनी लेगेसी। जब आप चले जाएंगे तो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको किस नाम से, किस हिसाब से याद रखा जाएगा कि आप वो चीफ जस्टिस थे जिनकी मौजूदगी में आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही थी और आप चुपचाप बैठे रहे और आपके पास हालांकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास मर्तबा था और आपने कुछ नहीं किया। तो उनके लिए भी एक कंपल्सन है कि उन्हें कुछ ना कुछ। सर उनको बंदूक भी साथ में दे दें सर उनको एक बंदूक भी साथ में दे दें। मेरी गुजारिश सुन लें। अब वो कोई फैसला तो लिखेंगे, इसमें कोई ना कोई फैसला तो होगा, उसका अमल दरामद हो या ना हो। मैं फिर अगेन वही कहता हूं कि अगर आप आइन लिखे हुए को नहीं मान रहे, आप लिखे हुए फैसले को नहीं मान रहे, तो मैं मान लेता हूं कि इस वक्त की सूरत हाल वही है कि अगर आपके पास मुक्तदरा की अगर कुव्वत नाफसा नहीं है तो आपके लिए ये मसाइल तो रहेंगे। लेकिन क्या हमें हिस्ट्री ये बताती है कि इसके बाद ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी, ये यूं ही चलती रहेंगी? मैं इससे थोड़ा सा नासिर जुताई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं बहुत जबरदस्त बात हो रही थी इस वक्त, और क्या लेगेसी छोड़ जाएंगे, तो बड़ा तकलीफ दह सवाल है मेरे लिए ये कि जस्टिस मुनीर की लेगेसी क्या थी, मौलवी मुश्ताक की लेगेसी क्या रही, जस्टिस अनवारुल हक की लेगेसी क्या रही, जस्टिस नसीम हसन शाह की लेगेसी क्या रही, और उन लोगों की लेगेसी क्या रही जो आइन तोड़ते रहे अदालतों में बैठकर, जो आमिरों को, सफाक डिक्टेटर्स को ये इख्तियार देते रहे कि जाओ आइन में तरमीम कर लो। वो लेगेसी क्यों क्या करेंगे? तो इनको क्या फिक्र पड़ेगी भाई? आपके पीछे इतनी खतरनाक, हौलनाक, भयानक मिसालें हैं आइन को तोड़े जाने की बजरिया जजेस जो नाकाबिल बयान है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये इस पे तो ना जाए, नहीं इसमें एक मिनट, इस पे ना जाए। दूसरी बात ये कि जब मशरक़ पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री अब पता है आपको। मशरक़ पाकिस्तान उस रोज टूट गया था जब आपने बंगाली को कौमी ज़बान बनाने से इनकार किया, दूसरी कौमी ज़बान, जब आपने वन यूनिट बनाया, और उसके बाद आपने ये काले छोटे कद के कंजर बंगाली ये हमारे क्या काम करेंगे, ये आपकी पूरी मेंटेलिटी थी। और जस्टिस मुनीर की किताब में वाज़ेह है कि अयूब खान ने मुझसे कहा कि मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं असेंबली में खड़े होकर, क्या करें? तो हमने कहा अलग कर देते हैं। ये चीजें मौजूद है। तो ये मेंटेलिटी ना भुट्टो की थी ना मुजीबुर रहमान की थी। मैं इस मौके पे जी बेग साहब एक लेना चाहता था ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं सलमान आबिद साहब से शुरू करूंगा, और सलमान आबिद साहब से आते ही जब मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा तो आप देख लीजिएगा कि पॉजिटिविटी जो है आप बरसती हुई देखेंगे। और सलमान आबिद साहब जो हैं उसमें एक बात तो वो लाजमन कहेंगे कि आप देखिएगा कि कितने लोग निकलते हैं सड़कों पर। इस पर आप सलमान आबिद साहब मुझसे पता नहीं हो सकता इख्तलाफ करें या अब जो है वो लाइन तब्दील करने में अलग बात है, लेकिन सलमान साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान आबिद साहब, आपने सुन ही लिया वक्फे पे जाते हुए कि मैंने आते ही आपसे क्या पूछना है कि अब क्या आगे होगा। मुज़ाकरात तो फंसे हुए लग रहे हैं, डेडलॉक है। नासिर जुताई साहब ने कहा बंद गली है, फिर लेगेसी की बात की शहजाद अनवर फारूकी साहब ने, तो होगा क्या? इसी तरह ही चलता रहेगा काम और वक्त को टपाया जाता रहेगा, और फिर आगे तो देखें ना बारिशें भी होनी है, और इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया बारिशें होनी है, फिर क्या दिया जाएगा जी ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी आ गया तो फंड सारे उधर लग गए, सिक्योरिटी भी सारी उधर लग गई। तो अब तो 2023 के इलेक्शंस को भी भूल जाएं। देखिए, पहले दो बुनियादी बातें जो नासिर बेग जुताई साहब ने उठाई हैं उस पर ज़रा गौर करें। जब गवर्नर पंजाब ने यह कहा कि इंतखाबात की तारीख देना मेरा काम नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इंतखाबात की तारीख देना मेरा काम नहीं है, तो मुझे बताइए कि पंजाब के इंतखाबात की तारीख किसने देनी थी? ये मामला तो खुद सियासत ने कोर्ट के अंदर धकेला ना। जब इलेक्शन कमीशन डेट देने से इंकारी कर रहा था और गवर्नर पंजाब इलेक्शन की डेट देने से इंकारी कर रहे थे, तो अब इसकी किसने तशरीह करनी थी कि इलेक्शन की डेट देने का मैंडेट किसके पास है? फिर अदालत ने एक मैंडेट दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक की डेट दी, उसमें उन्होंने फिर वो डेट सदर मुमलिकत ने अनाउंस की। तो ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की है या हाई अदालत ने मुदाखलत की है, वो भाई जिसका काम डेट देना था उसने तो इनकार कर दिया। पहली बात। अभी इन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का दबाव है मुज़ाकरात के ऊपर। ये जो फारूक एच नाइक साहब हैं और जो अटार्नी जनरल हैं
बार बार अदालत को जाकर ये कहते रहे हैं, और आखिरी दफा भी जिस वक्त ये टाइम मिला तो अदालत को कहा कि देखिए हम पुरअमन तरीके से, सियासी तरीके से मसले का हल चाहते हैं, इसलिए आप हमें जरा मुसालत का मौका दें, हमें जरा बातचीत का मौका दें। हम सियासी जमातों को इत्तेमाद में ले रहे हैं, हम अपनी हुकूमती जमातों के इत्तेहाद को भी ले रहे हैं, पीटीआई को भी इत्तेमाद में ले। तो ये बार बार जो अदालत से टाइम मांगा गया, ये फारूक एच नाइक साहब और अटॉर्नी जनरल की ख्वाहिश भी इसमें शामिल थी। और आखिरी दफा भी जब उन्होंने टाइम मांगा और जो कि उस दिन उन्होंने फैसला करना था, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमें 4-5 दिन का मार्जिन दें। तो ये कहना कि सिर्फ अदालत, खुद हमारी सियासी हुकूमतें भी या सियासतदान भी ये चाह रहे थे कि कोई रास्ता मुफाहमत का निकले, इसलिए ये कहना कि जनाब सिर्फ जुडिशरी है, खुद सियासतदानों ने भी उस मसालत के लिए रोल प्ले किया है। एक बात। तीसरी बात यह है कि अगर आपके रियासती इदारे और रियासत और हुकूमत अगर मिलकर यह तय कर लें कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, जो मर्जी हो जाए हमने इलेक्शन नहीं कराने, उसमें क्या रुकावटें हैं, वो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो सेक्रेटरी खजाना है, वो इलेक्शन कमीशन है, इन सबको इत्तेमाद में ले लेंगे। अच्छा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन देखें कैसे शानदार है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अब नया मौकफ ले लिया कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं लेना चाहते, पहले कहते थे पैसों की वजह से नहीं लेना चाहते थे। तो आप सब ने तय कर लिया ना कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें तो सारा मसला 1.5 माह का या 1 माह का बनता है। वो कहते हैं कि मई में असम्बलियों को तहलील करें, ये कहते हैं हम जुलाई में असम्बलियों को तहलील करेंगे, तो 1.5 महीने का फर्क आ गया ना। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बर्दाश्त कर लिया वहां पर पीटीआई, फिर उसको जुलाई तक क्यों? मैं तो कह रहा हूं ना, अब सुने ना, वो कहते हैं कि आप जुलाई में इंतखाबात करा दें, ये कहते हैं हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। तो अब कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है, इंतखाबात अक्टूबर में भी हो जाए। इमरान खान को भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए, वहां पे भी लचक हो, इसलिए कि मुज़ाकरात की कामयाबी में इशू ये नहीं है इलेक्शन की डेट का, इसमें इशू सबसे बड़ा यह है कि क्या हुकूमत वाकई इस बरस इलेक्शन कराना चाहती है, जो कि हुकूमत के वुज़रा कह रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, हम 2024 में जाके इलेक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से सारा मसला आ रहा है। फिर यह मुज़ाकरात का मसला कैसा शानदार है, एक ही हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और उसी हुकूमत के अंदर शामिल बैठे हुए सीनियर लोग मुज़ाकरात को गालियां बक रहे हैं, और इधर से पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी हैं और कुछ लोग मुज़ाकरात को गालियां बक रहे हैं। उधर से गिरफ्तारियों के लिए कल रात को चौधरी परवेज इलाही साहब के घर गुजरात में पहुंच गए। अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा ना कि जुडिशरी के दबाव पे बैठे हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जब मुज़ाकरात की बात की तो किसके कहने पे की है, किसने इशारा किया उनको कि आप जाके मुज़ाकरात का ऑप्शन इख्तियार करें? कौन से वो गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने कहा कि आपको हर सूरत में मेज पे बैठना होगा? ये इतनी आसानी से नहीं बैठे, आपको मैं बताऊं कि वही कहें कि जी सियासतदानों ने आपस में मिलकर तय किया हमें मुज़ाकरात करने हैं, इनको बिठाया गया है। नहीं, उन्होंने कहा ये तमन्ना जो थी ये सुप्रीम कोर्ट की थी। सर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बाकियों की भी थी, जो अटॉर्नी जनरल बार बार जाके कोर्ट को कहते रहे, फारूक एच नाइक साहब जाके कहते रहे, और ये जो सरदार याद सादिक साहब हैं और ख्वाजा साद रफीक हैं, ये पिछले 1 माह से कोशिशें कर रहे थे असद कैसर से मुलाकातें चल रही थी। लेकिन क्या उनकी तमन्ना, ये देखें नासिर बेग चुगताई साहब ने तो क्लियरली कह दिया सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन क्या उनकी तमन्ना थी या नहीं थी जिन्होंने 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाया था जरदारी साहब के जरिए? सर मैं कह रहा हूं उनको कहा गया ना कि आप मुज़ाकरात की से जाए। ये फजलुर रहमान क्यों नाराज हुए आसिफ अली जरदारी साहब से? उन्होंने कहा कि आपको क्या पड़ी थी जनाब, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और मुफाहमत की बात कर रहे हैं इमरान खान के साथ, हम तो उनको मानते ही नहीं है, उनके सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करते। तो ये कहना कि ये सिर्फ कोई एक प्लेयर है, कई प्लेयर हैं इसके अंदर, और कई प्लेयरों ने ये दरबार सजाया भी है जिस वक्त मुज़ाकरात का चल रहा है। अगर ये नतीजा खेज होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नतीजा खेज नहीं होगा तो इसका मतलब है आप नहीं। लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है, नतीजा खेज साबित होंगे या नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, उसकी वजह सुने ना। अच्छा। मसला कोई लंबा है ही नहीं, मसला तो सारा 1.5 महीने का आ रहा है यार, आप बताएं तो सही। 1.5 महीने का गैप आ रहा है हुकूमत के और अपोजिशन के मौकफ में, सिर्फ 1.5 माह का गैप है। अच्छा, अब एक नई कहानी सुने। परसों मुस्लिम लीग कह रही है कि पहले सदर पाकिस्तान जाएं, नए सदर आएंगे, वो सदर आके नवाज शरीफ की सजाएं माफ करेंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो भाई इस तरह से तो फिर इलेक्शन हो गया, और इस तरह से अगर इमरान खान सोच रहे हैं तो फिर वो भी हो गया। सवाल यह है कि हर बंदा अगर अपनी अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे मीनार बनाएगा और अपने लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट तलाश करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो इलेक्शन का मामला जो है वो इस तरह से तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने सबको लेके चलना है तो सबको लेके चले। अब डिस्क्वालिफिकेशन के मसले तो हमने देख लिए, नवाज शरीफ के साथ जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो क्या नतीजा मिला, आप इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करके देख लें, नतीजा क्या मिलेगा। ये पाकिस्तान के पहले इस वक्त मुलजिम है जिनके ऊपर 131 मुकदमात जो है, आज जो फहरिस्त लाहौर हाईकोर्ट को जमा कराई गई है 131 मुकदमात है, ठीक है, और उसमें से 49 मुकदमे जो है वो दहशत गर्दी के हैं।
तो अब मेरा मतलब है, अगर हमने इस तरह से चीजों को लेके चलना है, यानी एक तरफ मुज़ाकरात भी करने हैं, दूसरी तरफ टकराव भी पैदा करना है, तो मुझे लगता यह है कि कुछ लोग हैं सियासत में भी और गैर सियासत में भी जो मुज़ाकरात की नाकामी चाहते हैं और वो अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर से क्या निकलता है, बट मैं बड़ा होपफुल हूं कि इसमें से एक पॉजिटिव चीज निकलेगी जो दोनों के लिए काबिल कबूल होगी। ठीक है, देखिए नासिर छुताई साहब, जैसे कि मैंने कहा था सलमान आबिद साहब की तरफ जाते हुए कि पॉजिटिविटी सुनने को मिलेगी कि उनको इमरान खान ने बताया है कि वो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए तैयार है। कौन? खुलासा ही है। नहीं, ये तो हुकूमत ने कहा है, यही चाहिए हम, ये तो हुकूमत ने कहा है, यही चाहिए। हुकूमत ने कहा है, तो कह रही है हाँ, अक्टूबर में इंतखाबात के, हाँ जी, बार बार कह रही है। हाँ जी, खान साहब नहीं कह रहे, खान साहब ने कल भी कहा है कि अगर उन्होंने बजट पेश किया तो हम सड़कों पर होंगे। ठीक है, लेकिन नासिर छुताई साहब जो अभी बात कर रहे थे सलमान आबिद साहब, उसमें आपने तो कहा कि ये सिर्फ तमन्ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस साहब की कायम हूं, तो इसमें क्या अस्करी टच नहीं है? दूसरा फरीक कोई नहीं है, वो नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, कोई फरीक नहीं है। आज रात को आप देख लीजिएगा ना, अभी तो एक आध घंटा बाकी है शायद, हाँ जी, देख लीजिएगा रात को क्या होता है। मखदूम शाह महमूद और फवाद चौधरी सब कह चुके हैं आखिरी दिन आज मुज़ाकरात का, और शायद मुमकिन तौर पर एक्सटेंड यूं हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई वाजे रिएक्शन नहीं दिए, बल्कि एक बात मैं अर्ज करूं, एक पॉजिटिव बात मैं करना चाहता हूं जी, कि बहुत सी बातें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मुस्तरद, फुल बेंच मुस्तरद, 7 बेंच ऑफ सीनियर्स मुस्तरद। एक बात बताऊं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा खुला रखा है फुल बेंच का, ठीक है, बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा हम फिल वक्त इसको मुस्तरद कर रहे हैं। आज जगह जो खबर तो फिर चली सर है, नासिर छुताई साहब, अगर आखिर में जाके फुल कोर्ट आपने तश्कील देना है और तमाम जज साहिबान 15 के 15 बैठेंगे, तो यही काम ये वक्त जाया करने के बजाय पहले कर लेते, मार्च में कर हम तो लेते। पहले से कह रहे हैं भाई, अगर करना है इन्होंने तो पहले कर रोज से लेते। कह रहे हैं कि ये आईनी मसले हैं, ट्रेडिशनली फुल बेंच बैठती है। अगर कोई वकील मुझसे ये कहे कि 3 ही बैठेंगे, तो भाई वो 3 मसला हल नहीं करेंगे, वो 3 मसले को उलझा देंगे, और उन्होंने उलझा दिया मसले को, उलझा दिया, उसका शामी कबाब बना दिया उस मसले को उन्होंने। तो अब बात यह है कि इसको अभी भी ये उलझी हुई जो धागे है ना, इनको हम अभी भी खोल सकते हैं। तो नासिर छुताई साहब, पीएमएलएन जो है क्या इसको या पीडीएम इसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि अभी जो फुल कोर्ट की जो तादाद है, जो स्कोर चल रहा है वो 8-7 का चल रहा है। सर बिल्कुल करना चाहिए, मुझे पता नहीं करेगी नहीं करेगी, लेकिन बिल्कुल लाजमी करना चाहिए। वो इज्तिमाई दानिश का मसला है, वो इज्तिमाई दानिश की बात है कि 3 के बजाय फुल कोर्ट फैसला कर रही है। कैसे कबूल नहीं करेंगे आप? नासिर छुताई साहब, वो जो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है ना पीडीएम, वो कहती है कि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये वो उनका फुल बेंच वो है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि पीडीएम का फुल बेंच वो है जिसमें इजाजुल हसन और मुजाहिर अली नकवी शामिल फैसला दे चुके हैं ना, वो तो फैसला दे चुके हैं। लेकिन फुल बेंच में तो वो भी आएंगे ना, उनको कैसे आप निकाल देंगे? 15 जजेस जब आप फुल कोर्ट कहेंगे, फुल कोर्ट कहेंगे तो 15 निकाल के बाहर फेंक दिए। अगर हम इस प्रिंसिपल को मान लें, तो फिर अगर ये 2 जजेस अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, शो कर चुके हैं अपनी राय, तो फिर 4 जजेस वो भी तो हैं जो अभी 4-3 का इशू चल रहा है, उसमें भी तो 2 जज वो हैं जो कि माने जा रहे हैं, और 2 जज वो हैं जो कि जी, तुमने तो पूरा सुन लिया करो। जी जी, क्या कह रहा हूं मैं, कहा 4 वो भी हैं, बिल्कुल ठीक है। वो सुना नहीं आपने, तो फिर उनको निकाल दे, 4 को, और 2 को निकाल के फिर फुल कोर्ट बनाए, तो फिर फुल कोर्ट तो ना हुआ वो, जो भी हुआ। नहीं, फिर फुल कोर्ट ना कहे ना, फिर आप फुल कोर्ट ना कहें। अगर पहले रोज लार्जर बेंच हो जाएगा, फिर आप लार्जर बेंच कहें, फुल कोर्ट ना कहें। पहले रोज आप फुल कोर्ट बनाए थे। नहीं, मैं आपकी बात की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर आप फुल कोर्ट ना कहें, आपके लार्जर बेंच हो। 4-5 ठीक है फारूकी साहब, ये लार्जर बेंच की तरफ मामला आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इस पर चीफ जस्टिस साहब का कोई रद्द अमल आएगा कि अगर आज आखिर में मुज़ाकरात के बाद ये कह दिया जाता है कि जी नाकाम हो गए, वो आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सब अपने अपने रस्तों पे चल पड़े, और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगा? क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहे जी नहीं करा सकते, स्टेट बैंक भी पैसे नहीं दे रहा, पार्लियामेंट से भी पैसे नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही, तो हर तरफ से मामलात मुश्किल बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, चूंकि पीछे आपने चूंकि काट लिया, बात मेरी काट दी और मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल नहीं हो सकता। जी जी, कर लीजिए। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि कंपल्शंस मौजूद है। वो जो हमारे दोस्त आबिद साहब हैं, उन्होंने जो उनकी मैं खुशफहमी को शेयर करना चाहूंगा कि कंपल्शंस वीकेंड पर हैं,
ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जो डील ब्रेक हुई थी वो जरदारी साहब ने की थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें ये जो रजीम चेंज कह लें या अदम एतमाद कह लें या जो भी उसको नाम दे लें आप, तो उसमें जो डील ब्रेक की थी वो तो जरदारी साहब ने की थी। और अगर जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए बातचीत करनी चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा हमें सोचना बनता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अगर आइन की खिलाफवर्जी भी आप कर देते हैं, 90 दिन भी गुजार देते हैं, सुप्रीम कोर्ट अच्छा बुरा कोई फैसला जो भी देगी इसमें उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनको अल्टीमेटली पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ेगा, पीटीआई के लोगों को वापस लेना पड़ेगा और वहां बैठ के इस सारे मामले को आईनी कवर देना पड़ेगा, तभी ये सारे बचेंगे। वगैरह ये इलेक्शन आज नहीं होंगे, 5 साल बाद हो जाएंगे, 10 साल बाद हो जाएंगे, 20 साल बाद हो जाएंगे, तो ये गड़ा मुर्दा तो किसी वक्त भी कोई भी उखाड़ लेगा उसके बाद कि आपने ये क्या किया। तो उसके लिए आपको आईनी कवर चाहिए। यही वजह है कि सारे फरीकैन पर मौजूद है कि वो बैठ के बातचीत कर लें और कोई ना कोई, अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ टर्म्स की बात है। आप जब ज्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे फरीकों को ज्यादा सलमान साहब की राय है कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कहने पर, चीफ जस्टिस साहब के सिर्फ कहने पर नहीं बैठे, इसमें और भी तरफ से कहा गया है तो मैं इसकी हिमायत करता हूँ, इस मौक़िफ़ की, मैं इस राय की तायीद करता हूँ। मैं इसको थोड़ी खुल के बात करें ना यार। जी, फौज की बात हो रही है। एक तो मैं इस तासर की हिमायत करूंगा, मुझे भी ये लगता है कि इसमें वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तासर जरूर मौजूद है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि गालिबन हम 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ये जो 8 जजेस वाला आज वाला केस है जिसमें कुछ कहा गया है, तो ये तो केस है बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को तब्दील करने का मामला है। 3 जजेस अपना फैसला इलेक्शन के मामले में दे चुके हैं और उसके खिलाफ कोई नजरसानी भी नहीं, कोई रिव्यू भी नहीं हुआ, वो तो फाइनल हो चुका है। अब मसला ये होगा कि क्या इस पे कोई अदालत की तौहीन का पहलू निकलता है या नहीं निकलता, और वो किस पे लगेगा, कब लगेगा और क्यों लगेगा। ये जो फुल बेंच की बहस है, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फुल बेंच की तरफ जाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर फुल बेंच का मकसद समझ लीजिए, ये जो अभी हम 8 और 7 की बात कर रहे हैं ना, 8 हम ख्याल और 7 हम ख्याल, तो मेरे नजदीक ये सिर्फ वक्त का ज़या है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लंबा किया जाए, इसमें से मुख्तलिफ पहलू निकाले जाए। हाँ जी, वो जो एक इख्तलाफी नोट आया था, फलां जज साहब ने ये कहा था, अच्छा नहीं, जो 8 में से किसी एक ने कहा था उसने ये भी कहा था, ये नुकता भी। तो आप बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल जो गोल स्कोरिंग के लिए पॉइंट्स चाह रहे हैं कि वो जो इख्तलाफी नोट आएगा 8-7 में, वो उसमें क्या कह रहे हैं, और ये जो 8 वाला है वो क्या कह रहे हैं, ये इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वेलकम टू द लाला लैंड। हमने अपने आईन में ये तय किया था कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो अदालत में डिस्कस नहीं होगी और अदालती मामलात हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि हम सारे लोग कर क्या रहे हैं। इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो 90 दिन का आइन है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सारी की सारी चीजें इस वक्त बेमानी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में वो जो पहली बात की थी नासिर बेग चुगताई साहब ने, बंद गली वाली जगह है, लेकिन अगर हम इसको महसूस करें तो हम बंद गली में हैं, अगर महसूस ना करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी। मैं वक्फे के बाद एक वक्फा लेने नासिर बेग चुगताई साहब वापस आता हूं, तो आप अपनी जो पॉइंट अभी आप करना चाह रहे थे, इनपुट देना चाह रहे थे, आप दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, नासिर बेग चुगताई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब हम ब्रेक पे जा रहे थे। ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बार बार ये कहूंगा एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि हमारे मुल्क में फौज आमराना निज़ाम की इतनी जिम्मेदार नहीं है जितने जजेस जिम्मेदार हैं। अगर पहला जज जस्टिस मुनीर इनकार कर देता तो सब कुछ होता ही नहीं, कुर्बान हो जाता भाई। वो क्या हुआ, जिंदा रहता तारीख के अंदर। जस्टिस कियानी जिंदा है ना, जस्टिस दुराब पटेल जिंदा है ना भाई जी, जस्टिस सफदर शाह जिंदा है, ये सब जिंदा लोग। जस्टिस कार्निलस, नो नॉनसेंस जुमला था उनका, नो नॉनसेंस अटॉर्नी जनरल, आई डोंट वांट एनी नॉनसेंस इन द कोर्ट। कयामत के लोग थे, ये बन जाते, ये कोई नहीं बन पाया, किसी में हिम्मत नहीं हुई। अब मैं फिर वापस आऊंगा आइन की तरफ। ये बड़ी मुश्किल से आइन बना था, अगर आप लोगों को ना हो। पाकिस्तान टूट गया था, सब कुछ तबाह था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 56 के आइन को बिल्कुल खड्डे खाते डाल के ख़त्म कर दिया गया था अमरीत के बाद। फिर ये 9-10 अप्रैल की रात को जो इख्तलाफात थे आइन के ऊपर, वो भी खतरनाक थे, बहुत खतरनाक थे, वो भी सॉर्ट आउट हुए।
उस वक्त कोई ताकत, ना अदालत ना फौज इन्वॉल्व थी उसके अंदर, इसलिए वो कामयाब हो गया, आइन बन गया। क्योंकि फौज में इतनी ताकत नहीं थी, अदालत में इतनी कुव्वत नहीं थी कि उसको रोकती। वो आइन बन गया, अच्छा आइन बन गया। उस पर अब तक बात उसी आइन के अंदर, हम जो बात कर रहे हैं मायूसी की, उसी बंद गली से निकलने की जो बात है, वो उसी आइन में क्लॉज है कि अगर किसी डेट पर कोई वाकया हो, अगर किसी मुकर्ररा तारीख पर कोई तयशुदा चीज मुकम्मल ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुकम्मल नहीं होगी, उसके लिए अगली डेट मुकर्रर कर दी जाएगी। ठीक है, उस पर आइन लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं क्लॉज क्या है, लेकिन आसपास के क्लॉज है। ठीक, उसके बाद के 90 दिन के बाद इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। फिर क्लॉज यही है कि ये, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मामला खत्म हो गया। तो 90 डेज में खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की 90 डेज की, सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ वर्जी की 90 डेज की, किसने खिलाफ वर्जी की 90 डेज की? ये 3 है। गवर्नर साहब भी तो है, गवर्नर साहब को भी शामिल कर ले। गवर्नर के और गवर्नर वो तो पंजाब शुरू में आ गया, उसको तो मार देगा आप जान से, फिक्र की बात नहीं है। पहले आए कि डेट दी किसने? किसने डेट तय की? लेकिन चौटाई साहब ये बताइए कि अगर हम माफी की बुनियाद पर गुनाह का इर्तिकाब करते रहें और ये समझे कि खबर मौजूद है, हम इसको सर कोई, मैंने कहा माफी कर दें आप? मैं तो कहता हूँ उन तमाम जर्नलों को, उन तमाम आमिरों को कब्र से निकाल के टांगा जाए जिन्होंने इस मुल्क में आइन का बेड़ा गर्क किया। ठीक, और अब जो हो रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वो गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, कोई भी हो। ठीक जी सलमान साहब, बात ये है, अब हमने 4 जवाब बनाए थे इलेक्शन ना करने के। पहले कहा कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है, फिर कहा कि हमारे यहाँ सुन तो ले, पहले कहा गया कि हमारे पास नहीं। 4 जवाब छोड़ दें आप, क्या चीज? इंतखाबात नहीं हुए, आइन वायलेट हुआ है। ओहो, लेकिन मैं कह रहा हूं आइन को जो वायलेट किया गया उसकी जवाब क्या बनाया गया? उसका जवाब यह बनाया गया कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। उसका जवाब यह बनाया गया कि मर्दमशुमारी हो रही है। उसका जवाब यह बनाया गया कि मुल्क की सिक्योरिटी बड़ी खतरनाक है, दहशतगर्दी का बड़ा मसला है। अब आपने ये सारे जवाब बनाए ना, और ये वक्तन फवक्तन आपके मौका बदलते रहे कोर्टों के अंदर जाके, अदालतों के सामने। अब सवाल ये है, आपका मतलब क्या है? नहीं, मेरा मतलब ये है, मतलब मेरा सीधा सीधा है। आप किससे कह रहे हैं? आपसे किससे कह रहे हैं भाई? भाई आपसे नहीं कह रहा, ये जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं उनका यार, तो बता तो रहा हूं आपको। वो चाह रहे हैं कि आपको गवर्नर, वो चाह रहे हैं कि आप कहें कि जी फौज ने, भाई बेग साहब मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नर साहब है इस साथ, अब इलेक्शन कमीशन है, वफाकी हुकूमत है, मुज़ाकरात फौज ने कराए। मैं कह रहा हूं फौज उसमें शामिल है। आप मुझे बताइए, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किसके कहने पे मुज़ाकरात की बात फौज का आदमी है? आसिफ फौज का आदमी नहीं, वो किसके कहने पे उन्होंने मुज़ाकरात की बेस सजाई है? क्या मुझे क्या पता यार? फिर मैं कह रहा हूं, आपको अगर मैं आप अंदर के आदमी हो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप चले गए नासिर साहब एक और जगह पर। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बुनियादी बात है जो आपने उठाई है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां ये जो अब 90 दिन में इलेक्शन ना कराने की जो 4 वजूहात बताई हैं, आप मुझे बता दें ये चारों वजूहात जस्टिफाई हैं? केपी के गए कभी आप? क्यों? अभी केपी के में तो इलेक्शन ही हो रहा, पंजाब का इलेक्शन की पहले बात कर लेना। पहले पंजाब का बताइए ना, अब पहले पंजाब, भाई आप पहले पंजाब का बता लें, यहाँ कौन सी दहशतगर्दी हो रही है पंजाब में? तो आपने नहीं, लेकिन जो वजूहात अभी सलमान साहब ने बताई हैं, नासिर चौटाई साहब, आप उनसे क्या इत्तेफाक करते हैं कि क्या ये वाकई में ठीक वजूहात थी, सिर्फ ये बहाने थे और टाल मटोल थी? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ये ठीक हो या गलत हो, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो सजा होनी चाहिए। और आइन की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार आपने ठहराया है गवर्नर्स को, अदलिया को, सदर को, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। सजाएं दे, मैं तो आपके साथ हूं। क्या सजा तजवीज करेंगे सलमान साहब? सर तजावीज, जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने तौहीन अदालत की है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इंकार किया है, वो सब जिम्मेदार है और उन सबको पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। इसमें क्या डिबेट है? ठीक है, अभी हम प्रोग्राम के क्लोज की जाने बढ़े, तो ये बताइएगा सलमान साहब कि आपको एक बात और जी अली जी जी कि उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके बाद बात होगी। नहीं, लेकिन अली मुमताज, मैं एक बात कह दूं, एक बात कहना चाहता हूं। राज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि 65% के करीब मामला तय हो चुके हैं। तो वो जो सुलेमान आबिद साहब शुरू में बात कर रहे थे ना कि अब महीने 1.5 का फर्क है, अगर इलेक्शन कराने की नीयत है, बिल है, तो मामला तय हो जाएगा। अगर हम सिरे से कराना ही नहीं चाहते, हम सिरे से आइन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, तो फिर उसके लिए। लेकिन फारूकी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना 65% शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए, तो इसी तरह ही है ना कि जी
गेंद आप दूसरी टीम के हाफ में ले गए हैं और डी तक पहुंच गए हैं, आगे गोली खड़ा था, गोल नहीं हो सका। अली आप इमरान खान आप मैटर इस तरह करते से हैं। समझ लीजिए कि मेरी तरफ से हाँ है, लड़की वालों की तरफ से भी हाँ नहीं है। अली बात सुने, जी, जी। इमरान खान मैटर करते हैं। इमरान खान ने कल कहा है कि बजट का बहाना नहीं चलेगा। वैसे सलमान साहब, बजट वाली जो बात इमरान खान साहब ने की है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बजट पर कि जी नई गवर्नमेंट ही आए तो बजट पेश करे। अगर फर्ज कीजिए यहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट होती और अपनी मुद्दत उसने मुकम्मल करके अगस्त में जाना होता और फिर अक्टूबर में नवंबर में इंतखाबात होने होते, तो वो भी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने पेश मेरे करे नजदीक तो इमरान खान साहब की इस बात में वजन नहीं है कि पहले को बजट वो ना पेश करे, वो बजट पेश करे। मसला तो सारा यहां पे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन के ऊपर हुकूमत कहती है हम अक्टूबर में कराएंगे, ये जुलाई में कह रहे हैं, तो 1.5 महीने का फैसला है ना। इस 1.5 महीने को जरा अब आप बताइए आखिर में फाइनल आपको क्या लग रहा है, इलेक्शंस कब होंगे? सर मैं कहता हूं इलेक्शन इसी वर्ष में होंगे। आप देखिएगा यही हुकूमत कराएगी, यही हुकूमत कराएगी, अक्टूबर में कराएगी, चाहे होंगे इलेक्शन। इलेक्शन से जितना भागेंगे आपका पाकिस्तान का सियासी बुरान, आपका दाखिली बुरान, आपका माशी बुरान, आपका सिक्योरिटी बुरान हल होने वाला नहीं है। आज आप देख लीजिए 1.25 साल हो गया आपको, सवा साल IMF के साथ माहिदा अभी तक नहीं हो सका आपका, क्योंकि मुल्क की जो अनसर्टेनिटी है उसका तो इलाज आपको ढूंढना है ना। वो कैसे निकालेंगे आप? अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन से भागकर इसका इलाज तलाश किया जा सकता है तो यह कोशिश भी कर लें। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं जब तक कोई रोल नजर ना आए तो चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो आप देख लेते हैं अब एक अमूमी परसेप्शन क्या है, इलेक्शन होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी शामिल होगी, इलेक्शन नहीं होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी उसमें भी शामिल होगी। तो ये चीजें भी तो इसी तरीके से ट्रांसलेट हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का सहारा ले रही है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबे कर रहे हैं, सदर मुमलिकत कुछ और कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन है अल्टीमेटली इसी वर्ष इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इसी वर्ष। शहजाद अनवर फारूकी साहब, कब होंगे इलेक्शंस? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर। अच्छा, यानी कि हम उम्मीद ही बस लगाए रखें? नहीं, देखिए मैं अब आपको फ्रेंकली बताऊं, मैंने आपको कहा कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो ये मामला तय होने में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तो प्रॉब्लम है नहीं। मेरे हिसाब से जब ये इमरान खान साहब का आदम एतमाद हुआ था और उसके बाद का सिस्टम ये था कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात तय थी, ये उस वक्त तय कर ली गई थी और अभी तक हम उसी डिजाइन उसी टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश करें। जी, हमारा जिनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है शहजाद फारूकी साहब। जी फारूकी साहब, आप आगे हैं, बहाल हो गए आप। मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने ये टेम्पलेट तय किया था वो उसी के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि अब जो प्रैक्टिकल मसाइल आ रहे हैं इसमें, अब उसके पेश नजर इस पर नजरसानी की कितनी गुंजाइश को निकालते हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो कहां तक इसमें तब्दीली लाने के लिए खुद भी तैयार है, ये देखने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है तब्दीली की ख्वाहिश जरूर मौजूद है। ये प्रॉब्लम महसूस हो रहा है कि ये इस तरह से हो नहीं रहा जिस तरह से उन्होंने सोचा था। तो अब वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चले गए हैं, अब उसकी नई सूरत क्या बनती है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो अभी इसी साल में वैसे असूली तौर पे हो जाने चाहिए। और मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी कि जिस अजाब में हम फंसे हुए हैं इससे निकलने का और कोई बेहतर रास्ता मेरी नजर में नहीं। चलें, आखिर में जी नासिर चुगताई साहब, आपकी नजर में इलेक्शंस क्या इसी साल हो जाएंगे सलमान की बात से या कोई इमरजेंसी वगैरह लग जाएगी? सलमान से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि इंतखाबात इसी साल होंगे। इंतखाबात मेरे नजदीक अक्टूबर में होंगे। ठीक है, अक्टूबर में होंगे या नवंबर में, चल नवंबर में कर लें आप। और इफ्तिखार आरिफ का एक शेर है, इसमें आप सारी बातें शामिल कर लें कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, ये पर्दा जब गिरेगा तब तमाशा खत्म। वाह वाह। और इसी नोट पर हम बेग साहब आज के प्रोग्राम को भी कंक्लूड करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद अनवर फारूकी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।